दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी होती। वहाँ सिर्फ सन्नाटा रहता है या फिर मौत। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ शहर अपनी तहजीब और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की सीमा के पास एक गांव है जिसका जिक्र लोग दबी हुई आवाज में करते हैं। उस गांव का नाम है कोकोंडा। लोग कहते हैं कि कोकोंडा के पास वाला बबूल का जंगल श्रापित है। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता है और रात में वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज की जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो इसी कोकोंडा जंगल के बीच बनी एक पुरानी सराय की है। ये कहानी विवेक और शांति की है, जिन्हें नहीं पता था कि उनका हनीमून उनकी जिंदगी की आखिरी भयानक रात बनने वाला है। कहानी शुरू होती है शाम के वक्त से। विवेक और शांति अपनी नई कार से कोकोंडा जा रहे थे। उनका प्लान था कि मौसी से मिलेंगे और कुछ दिन वहां के शांत माहौल में बिताएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, सूरज ढलते ही उनकी कार जंगल के बीचों बीच खराब हो गई। इंजन से धुआं निकलने लगा और कार वहीं बंद पड़ गई। रात के 9 बज चुके थे। जंगल में इतना घना अंधेरा था कि अपनी नाक के आगे हाथ देखना भी मुश्किल था। शांति घबराने लगी। उसने विवेक से कहा कि मुझे यहां डर लग रहा है, चलो कार के अंदर बैठते हैं। लेकिन विवेक ने समझाया कि यहाँ कोई मैकेनिक नहीं आएगा, हमें पैदल चलकर कोई जगह ढूंढनी होगी। वो दोनों पैदल निकल पड़े। रात के 10 फिर 11 बज गए। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके पैर दर्द करने लगे थे और गले सूख रहे थे। चारों तरफ बबूल के कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तभी विवेक की नजर दूर एक हल्की सी पीली रोशनी पर पड़ी। विवेक ने शांति को इशारा किया कि शायद वहां कोई घर है। वो उम्मीद लेकर उस तरफ भागे। पास जाकर देखा तो वो कोई घर नहीं था। वो एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली जैसी बिल्डिंग थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे सदियों से पेंट न हुआ हो। उसके मेन गेट पर लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था मुसाफिर खाना सराय। बिल्डिंग देखकर ही शांति के दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसे लगा कि यहां नहीं रुकना चाहिए, लेकिन थकान इतनी थी कि उनके पास कोई चारा नहीं था। विवेक ने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा अजीब सी आवाज करता हुआ खुला। सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र करीब 25 साल। नाम था जगधर। जगधर देखने में तो इंसान था, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका बिल्कुल किसी पुतले जैसा था। विवेक ने पूछा कि हम रास्ता भटक गए हैं, क्या रात भर रुकने के लिए कमरा मिलेगा? जगधर ने बिना पलक झपकाए उन्हें घूरा, फिर धीरे से बोला कि कमरे खाली हैं, लेकिन यहां जिंदा लोग कम ही आते हैं। विवेक को लगा वो मजाक कर रहा है। वो दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वो सराय के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वहां की बदबू। आमतौर पर पुराने घरों में धूल की महक होती है, लेकिन यहां सड़ंद थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। शांति ने अपनी साड़ी के पल्लू से नाक ढक ली। विवेक ने पूछ ही लिया कि भाई ये कैसी बदबू है, कोई जानवर मरा है क्या? जगधर ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं साहब, पुरानी मिट्टी है, बरसात में जमीन के नीचे की चीजें महकने लगती हैं। जगधर उन्हें ग्राउंड फ्लोर के कमरा नंबर 7 में ले गया। कमरा बड़ा था, लेकिन वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लालटेन थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। शांति ने विवेक का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, दीवारों को देखो। विवेक ने उसे समझाया कि बस एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। जाते वक्त जगधर रुका। उसने पलटकर एक आखिरी बात कही, जो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। उसने कहा कि साहब, पानी का इंतजाम कमरे में है, लेकिन वॉशरूम गलियारे के आखिरी कोने में है। अगर रात को वॉशरूम जाना हो तो अकेले मत जाना, चाहे कोई भी आवाज आए, दोनों साथ जाना। ये सराय भूखी है। ये बोलकर वो अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बज चुके थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। शांति की आंख खुली। उसे जोर से वॉशरूम लगी थी। उसने विवेक को उठाया। विवेक नींद में था, पर शांति की घबराहट देखकर वो उठ गया। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। गलियारा बिल्कुल सुनसान था।
हर थोड़ी दूर पर एक लालटेन जल रही थी जो हवा से फड़फड़ा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। वो चलते हुए वॉशरूम तक पहुंचे। विवेक बाहर दीवार से टिककर खड़ा हो गया और शांति अंदर गई। अंदर लाइट नहीं थी। शांति ने विवेक की टॉर्च ले ली थी। दरवाजा बंद हुआ। विवेक बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी अंदर से शांति की आवाज आई कि विवेक, तुम अंदर हो क्या? विवेक चौंका और बोला कि नहीं, मैं तो बाहर हूं। शांति बोली कि तो मेरे बालों को कौन छू रहा है? विवेक घबरा गया और बोला कि शांति, वहां कोई नहीं है, जल्दी बाहर आओ। और तभी अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। विवेक ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा। दरवाजा खुला और शांति जमीन पर गिरी हुई थी, हाँफ रही थी। विवेक ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ? शांति रोते हुए बोली कि विवेक, अंधेरे में किसी ने मेरे बाल पकड़कर नीचे खींच लिए। उसके हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। वो मेरे पीछे खड़ा था। विवेक ने टॉर्च मारी पर वॉशरूम खाली था। वहां छिपकली के अलावा कोई नहीं था। शांति इतनी डर गई थी कि वो बेहोश होने वाली थी। विवेक ने उसे संभाला और कहा कि चलो कमरे में चलो। शांति ने कहा कि मैं मुंह धो लूं, मुझे घिन आ रही है। विवेक ने कहा कि मैं यहीं गेट पर खड़ा हूं। शांति ने पानी का नल खोला, मुंह धोया और जैसे ही वो तौलिए लेने के लिए घूमी, उसे एहसास हुआ कि दरवाजे पर कोई नहीं है। विवेक वहां नहीं था। वो भागकर गलियारे में आई। पूरा रास्ता खाली था। विवेक गायब हो चुका था। शांति को लग रहा था विवेक गायब हो गया, लेकिन विवेक के साथ कुछ और ही घटना घटी थी। जब विवेक बाहर खड़ा था, उसे बगल वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उसे लगा कोई मुसीबत में है। वो दरवाजे की झिर्री से झांकने गया। अंदर का नजारा देखकर विवेक की सांसें अटक गईं। वहां वो 3 मुसाफिर थे जो शाम को मिले थे और उनके साथ एक लड़की थी, लेकिन वो तीनों अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनका शरीर फूल गया था। कपड़े फट गए थे क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी जानवरों की तरह बाहर निकल आई थी। उनके हाथ लंबे हो गए थे और नाखून किसी चाकू की तरह तेज थे। वो तीनों मिलकर उस लड़की को कच्चा चबा रहे थे। एक राक्षस ने उस लड़की का हाथ नोचा और ऐसे खाने लगा जैसे कोई जानवर शिकार कर रहा हो। विवेक उल्टी करने वाला था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन गलती से उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया। तीनों राक्षसों ने एक साथ गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। इससे पहले कि विवेक भागता, दरवाजा टूटा और उन्होंने विवेक को खींच लिया। उन्होंने विवेक को उठाकर हवा में उछाल दिया। विवेक का सर दीवार से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। विवेक की आंख कब खुली उसे नहीं पता, लेकिन जब होश आया तो वो अपने कमरा नंबर 7 में वापस आ चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था। सन्नाटा इतना कि वो अपनी धड़कन सुन सकता था। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक अजीब सी खुरखुरी आवाज। कोई गिनती गिन रहा था, 21, 22, 23। विवेक ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो जमीन पर गिरा हुआ है और उसके थोड़ी दूर पर शांति लेटी हुई है। शांति बेहोश थी और शांति के सर के पास एक साया बैठा था। जब विवेक की आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो उसने देखा कि वो जगधर नहीं, वो कोई जानवर नहीं, वो एक बूढ़ी औरत थी। ऐसी औरत जिसके जिस्म पर झुर्रियों के अलावा कुछ नहीं था। उसका सर पूरा गंजा था, एकदम चिकना, सफेद सर। वो औरत अपने काले लंबे नाखूनों को शांति के घने बालों में डालती और झटके से बाल नोच लेती। शांति नींद में कराह रही थी, पर उठ नहीं रही थी। वो चुड़ैल बालों का गुच्छा निकालती, उसे सूंघती और फिर सुई धागे से उन बालों को अपने गंजे सर की खाल में टांक लेती। जैसे ही वो बाल लगाती, वो गिनती 24, 25। विवेक ने ध्यान से देखा। शांति का चेहरा बदल रहा था। जैसे जैसे उसके बाल नोचे जा रहे थे, शांति की जवानी सूख रही थी। उसकी स्किन लटकने लगी थी। वो बूढ़ी होती जा रही थी। मतलब वो चुड़ैल शांति की जवानी चुराकर खुद को जवान कर रही थी। विवेक के अंदर का दर्द गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाया कि हटो वहां से। चुड़ैल ने अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा देखकर विवेक की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी, सिर्फ 2 काले छेद थे और मुंह में मछली जैसे नुकीले दांत। वो चुड़ैल अजीब सी आवाज में हंसी और बोली, उठ गया मेरा नया शिकार। विवेक उठकर भागा। वो दरवाजा खोलकर सीधा बाहर बारिश में भागा। भागते भागते विवेक खेत में पहुंचा। वहां उसे एक अघोरी तांत्रिक मिला जो वहां धुनी रमाए बैठा था।
विवेक ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मेरी पत्नी, वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। तांत्रिक ने गुस्से में कहा कि मूर्ख, मैंने कहा था इस जंगल में मत रुकना। वो मालकिन है, वो मर चुकी है, पर अपनी खूबसूरती वापस पाने के लिए लड़कियों का खून और बाल मांगती है। तांत्रिक ने अपनी पोटली से राख निकाली और चारों तरफ एक घेरा बना दिया। विवेक को अंदर बिठाया और बोला कि कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। मंत्र शुरू हुए। हवा तेज हो गई। सराय के दरवाजे खिड़कियां हिलने लगे। तभी कमरों से वो सारी आत्माएं बाहर निकलीं। जगधर, वो 3 राक्षस और आखिर में शांति। लेकिन अब वो शांति नहीं थी, वो एक कंकाल बन चुकी थी जिसके सर पर अभी भी शांति के लंबे बाल थे। वो हवा में उड़ते हुए विवेक की तरफ आई। उसकी आवाज में शांति का दर्द था। वो बोली कि विवेक, मुझे बचा लो, मेरे पास आओ। विवेक का दिल पिघल गया। उसे लगा शायद वो अभी भी बच सकती है। तांत्रिक चिल्लाया कि मत सुन उसकी बात।